चलो दोस्त, तो आज हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं सबको पता होगा। इंजन मैकेनिक्स है ना। टुडे हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे दोस्त, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देखो, जब आप अदर एग्जाम के तुलना में बात करोगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जैसे आपका एसएससी जेई होता है या अदर एग्जाम होता है, तो यहाँ से मोस्टली जो क्वेश्चन होता है वो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है मोस्टली। कि जैसे क्या है, सिंपल मैं बोलूँ, लेमीज थ्योरम कब लगता है, ट्रस्ट के बारे में बात करेगा, है ना। कभी कभार आपको वर्क एनर्जी मेथड क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में पूछ लेगा टाइम पीरियड बताओ। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बट ये एसएससी जेई या अदर स्टेट की बात करोगे। लेकिन जब मैं जेके एसएसबी और आपकी एग्जाम का क्वेश्चन को मैं एनालिसिस कर रहा था, आपने सॉल्यूशन देखा भी होगा, तो वहां पे मैंने देखा था यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है 50-50। यहाँ से मान लो 5-6 क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो मे बी 3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल होगा और 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होगा। तो न्यूमेरिकल वैसा भी नहीं होता है जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पे सिंपल, अगर आप जानते हो, लिटिल बिट साइन कॉस, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का खैर यहाँ पे काम नहीं पड़ेगा। समटाइम्स मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं तो वहां पड़ता है। बाद में कि थोड़ा अच्छा, मतलब यहाँ से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो जो डायरेक्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इनडायरेक्ट फायदा भी है दोस्त। इनडायरेक्ट फायदा क्या है सर? जैसे जब आप सोम पढ़ रहे हो दोस्त, सोम में जब आप स्पेशली बात करते हो डिफ्लेक्शन वगैरह, या बात करते हो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो उसको जाने से पहले आपको रिएक्शन निकालना आना चाहिए। अगर आप रिएक्शन नहीं निकाल पा रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं कर पाओगे, स्पेशली एसएफडी हो, बीएमडी हो, उस सब में यहाँ पे इसका योगदान होता है। तो इनडायरेक्टली ये आपका कहीं ना कहीं सोम से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो मैकेनिक्स एक बहुत बेसिक कॉमन सब्जेक्ट होता है दोस्त, जिससे कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 3 से 4 सब्जेक्ट आपका जुड़ा होता है। अगर ये आपका स्ट्रांग है तो कंकरेंटली आपका ये 3-4 सब्जेक्ट भी आपका क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इट विल बी सो दैट आप ज्यादा यहां से कर पाओगे। इससे पहले भी हमने और सब्जेक्ट को कवर किया है। मैकेनिक्स हमने जो फ्लूइड था इसको हमने ऑलरेडी कवर किया है। और कौन मेरा दोस्त कोई बोल रहा है सर, इस स्लॉट में क्या बोल रहे हो बताओ। सर आफ्टर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन दिस स्लॉट काइंडली कंप्लीट नेक्स्ट सब्जेक्ट स्ट्रक्चर्स एंड सोम सो दैट। ठीक है मलिक, दैट विल बी डन, डोंट वरी। ऑब्वियस सी बात है, आपको जैसे पता है 2 क्लास चल रहा है। एक 5:30 से 7:30, दूसरा 7 से 8 8:30 चल रहा है आपको। तो ये स्लॉट जब ही अवेलेबल होगा फिर दूसरा सब्जेक्ट इसी स्लॉट में स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ये, तो चिंता करने की बात नहीं है। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है दोस्त, यहां से आप अच्छा से स्कोर कर सकते हो, और इसका इनडायरेक्ट हेल्प आपको और भी जगह सब्जेक्ट में मिल जाता है। सबसे पहली क्वेश्चन है कि सर चलो हम बात करेंगे, मैं आऊंगा, मैं सारी बात करूंगा कि सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कितना टाइम लगेगा, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता है, सारा मैं आज के सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग सिंपल आपसे एक बात पूछना चाहेंगे दोस्त। मैकेनिक्स से आप क्या समझते हो? एनीबॉडी, अगर मैं सिंपल वर्ड में पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स, तब तो हम आगे की बात करेंगे। मैकेनिक्स से आपको क्या समझ में आता है? तो क्या कोई मुझे बताओ कि मैकेनिक्स क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? एनीबॉडी कैन टेल मी? हम्म। क्या होता है मैकेनिक्स? सिंपल वर्ड में देखो, मैं हमेशा जब क्लास स्टार्ट करता हूं हमेशा बोलता हूं दोस्त, हर चीज का बेसिक्स को पकड़ो। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, यू विल नॉट फाइंड डिफिकल्टीज। किसी भी चीज का बेसिक समझने की कोशिश करो। हम मैकेनिक्स क्या होता है, देखो, जब आप क्लास 9th 10th में रहे होंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ, 9th हो या 10th हो या इवन 8th क्लास में रहोगे, तभी से आप मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तभी से, जब से आपने स्टार्ट किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उससे पहले भी तो मैकेनिक्स स्टार्ट किया था। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं पूछूं मैकेनिक्स होता क्या है, तो सिंपल बताओगे बहुत आराम से कि सर जब किसी भी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं, जैसे ये बॉडी है दोस्त, इस बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है। किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उसके बिहेवियर में जो चेंज आ रहा है वही स्टडी करना हमारा मैकेनिक्स करता है ना। सो इट इज चेंज इन बिहेवियर ऑफ बॉडी, चेंज इन बिहेवियर
बिहेवियर, इसी को कभी कभी हम स्टेट भी बोलते हैं, समझ रहे हो, स्टेट ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी बाय एक्शन ऑफ फोर्स, बाय एक्शन ऑफ फोर्स या फोर्सेज। अच्छा, फोर्स और फोर्सेज का क्या मतलब है? जैसे हमारे पास ये बॉडी है दोस्त, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो हो सकता है ये मोशन में आ जाए, यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये बॉडी है, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है दोस्त, एक। ऐसा भी हो सकता है एक से ज्यादा फोर्स लगे, इसीलिए हमने फोर्स ऑब्लिक फोर्सेज बोला। अब देखो, जैसे ये बॉडी है, हमने इसको छोड़ दिया, हमने कोई फोर्स लगाया क्या बताओ? मोशन में तो तभी भी कर रहा है सर, हमने तो कोई फोर्स ही नहीं लगाया सर। मोशन तो तभी भी कर रहा है, बिहेवियर में तो चेंज हो रहा है सर बॉडी का। अभी रुका हुआ है, हमने छोड़ दिया, बिहेवियर चेंज हुआ, मोशन में आ गया। तो सर एक बात बताओ, बगैर फोर्स का भी तो हो रहा है, हाँ दोस्त, बट बगैर फोर्स का नहीं हो रहा है। फोर्स हमारा दो तरह का होता है, हमेशा याद रखना। एक होता है एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा होता है इंटरनल फोर्स। जैसे कि आपने यहाँ पे फोर्स लगाया तो आपने एक्सटर्नल लगाया, लेकिन जब मैं इस पेन की बात करूं, जब मैं छोड़ रहा हूं तो फोर्स यहां भी लग रहा है, तभी मोशन हो रहा है। लेकिन कौन सा फोर्स? सर सेल्फ वेट, मतलब इंटरनल फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स और ऑब्लिक फोर्सेस की हम बात करेंगे, ये दो तरह का फोर्स हो सकता है। या तो हो सकता है एक्सटर्नल फोर्स जो हम बाहर से लगाते हैं, नहीं तो इंटरनल फोर्स तो हर बॉडी के पास होता है, सबका जो सेल्फ वेट होता है इंटरनल फोर्स है। अब मैं बोलूंगा इस डिफिनेशन में कीवर्ड ढूंढो, क्या देखोगे? सर इट इज चेंज इन बिहेवियर, एक कीवर्ड है चेंज इन बिहेवियर या स्टेट, दूसरा कीवर्ड है फोर्स, दूसरा कीवर्ड है बॉडी, और तीसरा कीवर्ड है फोर्स। अगर मैं इस डिफिनेशन की बात करूं तो मेनली मुझे तीन कीवर्ड दिखेगा, तीन कीवर्ड। ये दिख रहा है ना दोस्त? कितना कीवर्ड आपको दिख रहा है? तीन कीवर्ड। हमेशा बेसिक्स से जाओ। सर चेंज इन बिहेवियर या स्टेट, एक कीवर्ड। सर दूसरा कीवर्ड बॉडी, और तीसरा कीवर्ड फोर्स। फोर्स किस पे लग रहा है सर? बॉडी पे लग रहा है, जिसके कारण से उसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है। सिंपल, फोर्स किस पे लग रहा है? बॉडी पे, और जिसके कारण से उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। सिंपल बात है सर, ये हमारा मैकेनिक्स कहलाता है। ओके सर, तो यहां पे तीन कीवर्ड है, एक तो बिहेवियर, एक तो फोर्स, और एक है हमारा बॉडी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कहानी बॉडी से ही। किससे स्टार्ट करते हैं दोस्त? बॉडी से ही मैं स्टार्ट करता हूं। अगर मैं बोलूं बॉडी, कीवर्ड था एक बॉडी, तो मुझे बताओ बॉडी कितना तरह का होता है दोस्त? कितना तरह का होता है? तो आप बोलोगे सर हम बच्चा से जानते हैं, बॉडी हम जानते हैं सर, बॉडी तीन तरह का होता है सर। हाँ सही जानते हो, क्या होता है सर? एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक हमारा गैस होता है। लेकिन सर दो बॉडी और होता है जो हमारे इतना काम का नहीं होता है, एक होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा, और एक होता है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये अभी तक हमारे पास दुनिया में जितना बॉडी है दोस्त, इसको हम इसी पांच फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक ऐसा स्टेट है जो प्लाज्मा होता है, एक ऐसा स्टेट है जो बीईसी होता है। हालांकि अभी हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे, हमारे लिए ये वाला पढ़ना है, ये नहीं जानना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। बाद बाकी ये दोनों पार्ट जो होता है, जनरल साइंस नाम का एक सब्जेक्ट होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। जनरल साइंस करके एक सब्जेक्ट होगा, जीएस जनरल स्टडी नहीं जी, जनरल साइंस होगा, वहां पे पढ़ाया जाएगा आपको। हाँ, चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो हमें इस पे नहीं जाना है, मैं थोड़ा वैसे ही बता देता हूँ। बाद में कि हमारा फोकस पूरा इधर होगा, बॉडी है, बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तब देखेंगे। प्लाज्मा क्या होता है? देखो, प्लाज्मा किसी बॉडी का वो स्टेट है दोस्त जो जनरली हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। कितना है सर? बहुत हाई टेम्परेचर पे। जैसे तुम अर्थ के कोर के पास चले जाओ तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे होगा। ये सन का जो है ना, सन के सरफेस के पास चले जाओ, वहां पे जो टेम्परेचर होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट बॉडी का वो स्टेट है जो ना तो सॉलिड है, ना तो लिक्विड है, ना ही गैस है। ये अलग स्टेट है जो जनरली हाइयर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, तो उसको मैं प्लाज्मा बोलता हूँ। एक उसकी उल्टा होता है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। नाम में है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन से नहीं आ रहा समझ में कि कंडेंस मतलब टेम्परेचर कम होना। कोई भी चीज कब कंडेंस होता है? जब उसका तापमान टेम्परेचर कम होता है। तो सर अगर मैं बीईसी की बात करूं तो बीईसी बॉडी का वो स्टेट है या बॉडी की वो कंडीशन है सर जो हमेशा लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। लो टेम्परेचर कितना लो सर? कितना लो? माय डियर फ्रेंड्स, ये एग्जिस्ट करता है 4 केल्विन, 5 केल्विन, 10 केल्विन। 4 केल्विन का मतलब समझते हो? 3 केल्विन। समझते हो? 3 केल्विन का मतलब है -270 डिग्री सेल्सियस। मैं भी आपको बताता हूं, आपके जम्मू में अगर मैं जनवरी में गया तो वहां का टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस। तो -5 पे मेरा हार खराब था, और ये बॉडी एग्जिस्ट करता है -270।
-268, -260 डिग्री सेल्सियस पे। तो वैसा बॉडी जो बहुत कम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, जो फेज होता है, दैट इज कॉल्ड हमारा बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, एग्जिस्ट एट अ वेरी लो टेम्परेचर में। पानी, हाँ हेलो, पानी एक बोतल में, हाँ हाँ, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड बीईसी। बट चलो, ये हमारा फंक्शन की बात नहीं है दोस्त, इस पर अभी मैं ज्यादा नहीं जानता, बट नॉलेज के लिए इतना बात याद रखना। अब आ जाओ। अब सर, बॉडी था सर, फोर्स लग रहा था, बॉडी में क्या लग रहा था, फोर्स। तो सर हमारे पास दो तरह का बॉडी, बॉडी सॉलिड है ना सर, जैसे ये बॉडी है सर, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा एफ, तो हो सकता है सर बॉडी का कुछ इस टाइप का बॉडी बन जाए, फोर्स लगाने से बॉडी में एक्सटेंशन हो जाएगा। और एक सॉलिड ऐसा भी होता है सर, जब मैंने इस पे फोर्स लगाया माय डियर फ्रेंड्स, हमने फोर्स एफ लगाया, बट इस बॉडी में कुछ चेंज नहीं आ रहा है। अब देखो, बॉडी था सॉलिड, हमने फोर्स लगाया, इसका बिहेवियर अलग हो गया। अभी अभी आपने कोई जिक्र कर रहा है सोम का, जब आप सोम पढ़े होंगे तो आपने जाना होगा स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बाबू, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, नहीं होता है क्या बताओ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो सर ये एल था और ये चेंज इन लेंथ है सर, तो यहां पे देखो स्ट्रेन आया सर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे बॉडी का बिहेवियर अलग है सर, फोर्स लगने के बाद बॉडी का बिहेवियर अलग हो गया। अच्छा यहाँ पे ये बॉडी ऐसा है जिसमें कुछ नहीं हो रहा है सर, दैट बॉडी इज नोन एज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, रिजिड, और दैट बॉडी इज नोन एज व्हाट, एनीबॉडी, फ्लेक्सिबल। रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं, वैसा बॉडी जिसपे जब हम फोर्स लगाते हैं तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे ये बॉडी है, इनफाइनाइट पॉइंट है, अगर हम फोर्स लगाएंगे तो कहीं पर भी किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, रिजिड कहलाता है। यहां पर देखो चेंज हुआ है, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये था, एक्सटेंशन होने के बाद एक पॉइंट यहां आ गया, दूसरा पॉइंट यहां चला गया, तो सर चेंज इन लेंथ हुआ है सर, तो इसको हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं इसको। अच्छा देखो एक चीज देखो, दोनों का बिहेवियर अलग अलग है कि नहीं दोस्त, हाँ सर, यहाँ पे बिहेवियर अलग था सर, यहाँ पे बिहेवियर अलग है सर, इसीलिए हमको अलग अलग मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है सर। मैकेनिक्स था ही क्या, बॉडी पे फोर्स लगाओ, उसका बिहेवियर का स्टडी करो। तो हमने यहाँ पे देखा बिहेवियर अलग है, तो हमने अलग मैकेनिक्स पढ़ा, और उस मैकेनिक्स का नाम था क्या, मैं पढ़ाऊंगा आपको, सर पढ़ाएंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा, उसका नाम होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या सर, क्या शायद सेज में चेंज हो रहा है सर, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो बॉडी होगा इसको हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स। अभी हमारा जो आज जो हम पढ़ेंगे दोस्त, आज हम जो पढ़ेंगे ये हमारा इंज मैकेनिक्स है, और इस टाइप का बॉडी याद रखोगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमारा बॉडी रिजिड होता है दोस्त। जब तक हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे हमेशा बॉडी रिजिड होगा। फिर बोलोगे सर एक बात बताओ, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया तो कुछ तो हुआ होगा सर बिहेवियर में चेंज, यहाँ तो आपने बोला यहाँ पे कुछ तो हुआ होगा, हाँ दोस्त कुछ हुआ होगा। सर ये कुछ क्या हुआ सर, कुछ क्या हुआ, देखो दोस्त मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ और एक बार फिर से बोलता हूँ, दुनिया में कोई भी बॉडी है ये किससे मिलकर बना हुआ है, आप हैं, हम हैं, मार्कर है, हमारा ब्लैक बोर्ड है, हमारा घड़ी है, ये सब किससे मिलकर बना हुआ है बताओ। तो आप बोलोगे सर दुनिया का कोई भी चीज है ना सर, ये एटम से मिलकर बना होता है सर, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है सर, आयन से मिलकर बना होता है सर। तो दुनिया का कोई भी चीज एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल से बनता है सर। कोई भी चीज, छोटा छोटा चीज देखेंगे तो एटम्स होगा सर, या मॉलिक्यूल्स होगा या आयंस होगा। जब तुम पॉलीमर की बात करते हो वहां पे आयंस, पॉलीमर की बात करते हो मॉलिक्यूल्स आ जाता है। सिंपल हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे इस टाइप का तो मॉलिक्यूल्स। अच्छा एटम्स होगा, तो आप जानते हो एटम का शेप कैसा होता है दोस्त, स्फेरिकल नहीं होता, बताओ ना दोस्त। अरे बाबा बोलो ना, होता है कि नहीं होता है, हाँ सर होता है सर। अच्छा ऐसे ऐसे करके सबका सेम साइज होगा, अब मैं हाथ से बना रहा हूं तो ऊपर नीचे आपको दिख रहा होगा, आपने फोर्स एफ लगाया। सर एक बात और जानते थे हम क्लास इंटरमीडिएट में, दो न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सर, जिस इसके कारण से दोनों टाइटली बॉन्ड होता है सर, और इस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का ही नाम बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स बोलते हैं ना, बोलते हैं सर आईएएफ, इंटर एटॉमिक फोर्स। अब देखो मैं हमेशा बोलता हूं ये कोई भी चीज नेचुरली अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा। आप ही क्यों पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आप स्टेबल होना चाहते हो। दुनिया का नियम है दोस्त, हर चीज स्टेबल होना चाहता है। किसी भी चीज को अगर आप अनस्टेबल करना चाहोगे तो ये उसको रेसिस्ट करेगा। जैसे अभी जब ये फोर्स नहीं था दोस्त, जब ये हमारा फोर्स नहीं था तो बॉडी स्टेबल था, न्यूट्रल कंडीशन में था, सब बॉन्ड के साथ अपना स्टेबल था। लेकिन जैसे ही आपने फोर्स लगाया, आपने उसको क्या करने का कोशिश किया बताओ दोस्त, सर अनस्टेबल, हमने इसको डिस्टर्ब करने का कोशिश किया। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोला था, क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि जो बॉडी जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में रहना पसंद करता है।
तो जैसे ही आपने फोर्स लगाया, आपने इसको डिस्टर्ब करने का कोशिश किया, डिस्टर्ब करने का जो ही कोशिश किया कि ये जो ही आपने एफ लगाया, इस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक रेसिस्टेंस फोर्स डेवलप हो जाएगा इसके अगेंस्ट में। जैसे आपने एफ लगाया, ये उसको रेसिस्ट करने का कोशिश करेगा, और ऐसे ऐसे हजारों करोड़ों अरबों एटम्स हैं, तो सब क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यहां पे क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, अंदर की तरफ एक फोर्स डेवलप हो जाएगा जो इस फोर्स को रेसिस्ट करेगा। और ये फोर्स किसके कारण से आया बाबा, ये फोर्स आया इंटर एटॉमिक फोर्स के कारण। किसके कारण, इंटर एटॉमिक फोर्स। और ये इंटर एटॉमिक फोर्स तभी एक्टिव होगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। जानते हो, वही जो होता है स्ट्रेस होता है बाबा, फोर्स अपॉन एरिया। मुझे बताओ यहाँ पे ये फोर्स कौन सा फोर्स है, बाहर वाला कि अंदर वाला? तो सर ये इंटरनल फोर्स है सर, इंटरनल फोर्स है। ये बात अलग है सर, इस इंटरनल फोर्स को लाने के लिए हमको एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, तब होगा। और ये बात भी अलग है सर, न्यूटन थर्ड लॉ से हमें पता है, क्या पता है सर, न्यूटन थर्ड लॉ से हमें ये भी पता है सर, न्यूटन थर्ड लॉ से, कि जितना फोर्स ये लगाएंगे उतना ही अपोज करेगा, मतलब एक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट इन द नेचर, राइट। जैसे हमने एफ लगाया, अंदर में भी एक एफ डेवलप हो गया, तो यहाँ पे स्ट्रेस आएगा, समझ रहे हो, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस। बताओ, अच्छा इसका मतलब सर जब हम रिजिड बॉडी की बात करेंगे तो हम स्ट्रेन की बात नहीं करेंगे सर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा सर, हम स्ट्रेस की बात करेंगे। हम हर मेंबर में, जैसे तुम आगे चल के ट्रस पढ़ोगे, याद करो आपने पढ़ा होगा ट्रस, पढ़े हो ट्रस? बताओ जरा, ट्रस में आप क्या करते थे, याद है? मैं सिखाऊंगा। हर मेंबर में आप क्या करते हो, ट्रस में क्या करते हो, हर मेंबर में लोड निकालते हो, हर मेंबर जैसे डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, हर मेंबर में लोड मतलब हर मेंबर में स्ट्रेस निकालते हो आप, है ना? क्यों? इसका बिहेवियर अलग था सर, तो इसीलिए हमको अलग मैकेनिक्स पढ़ना पड़ा सर। अब जा जाओ, मैं थोड़ा फ्लूइड तो मैं आपको पढ़ा दिया हूं, आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, या मैं आगे भी पढ़ाऊंगा फिर से आपको फ्लूइड। तो यहाँ पे हालांकि अभी एचएम बटा हुआ है, लिक्विड और गैस को मिला दो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड, नहीं बोलते हैं क्या दोस्त? अरे बोलो बाबा, लिक्विड और गैस को मिला दो तो एक साथ क्या कहलाता है, फ्लूइड कहलाता है। अब देखो इसका भी नेचर अलग है, फ्लूइड का भी नेचर क्या है हमारा, अलग है। कैसे अलग है सर? मैं आपको बताया था, बताता हूं और हमेशा बताता हूं क्लास में, कि सपोज करो यहाँ पे हमारे पास कोई एक फ्लेक्सिबल बॉडी है माय डियर फ्रेंड्स, इन फ्लेक्सिबल बॉडी इज देयर, आई एम गोइंग टू अप्लाई द लोड लाइक दैट शेयर स्ट्रेस, ओके। और यहाँ पे हमारे पास पानी है, कैसा पानी है दोस्त, उजला उजला पानी है, ठीक है, जो ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत ज्यादा पानी का पार्टिकल्स होगा, खुले आंख से देख लो, नहीं हम जूम करके देख रहे हैं सर, जूम करके देख रहे हैं, तभी हमें इतना दूर दूर दिख रहा है सर, जूम करके, ठीक है। अब मैं जब इस पे लोड लगाऊंगा तो बॉडी कैसा हो जाएगा, आप बोलोगे सर बॉडी ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये एंगल शेयर एंगल कहलाता है। अब बेवकूफ भी बता देगा कि सर जब ये टॉ ज्यादा होगा तो एंगल ज्यादा होगा, तो टॉ इज प्रोपोर्शनल टू 5 होगा, जब हम किसी सॉलिड बॉडी मतलब मैं फ्लेक्सिबल की बात करता हूँ, ठीक है। सर यहाँ बताओ, ये पानी है सर, ये पानी है, हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो जो पानी का पार्टिकल अभी यहाँ है, कुछ देर के बाद फोर्स लगाया, पानी इमेजिन भी करो ना, पानी है, हम फोर्स लगा रहे हैं, हम्म? तो जो अभी यहाँ पे है कुछ देर के बाद यहाँ पे चला जाएगा, कुछ देर के बाद यहाँ पे चला जाएगा, कुछ देर के बाद यहाँ चला जाएगा, कुछ देर के बाद यहाँ चला जाएगा। देखो ये एंगल कहलाएगा हमारा φ1, ये एंगल कहलाएगा हमारा φ2, ये एंगल कहलाएगा हमारा φ3, और ये एंगल कहलाएगा हमारा φ4, और एंड सो ऑन एंड सो ऑन चलता रहेगा। सर इसका बिहेवियर अलग है सर, कैसे इसका बिहेवियर अलग है सर? यहाँ पे देखो, किसी भी गिवन लोड के लिए ना डिफॉर्मेशन फिक्स है सर, अगर मैं लोड बढ़ाऊंगा तभी डिफॉर्मेशन बढ़ेगा सर, अगर मैं लोड बढ़ाऊंगा तभी डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, अगर मैं लोड नहीं बढ़ाऊंगा तो डिफॉर्मेशन नहीं बढ़ेगा सर, शेयर एंगल नहीं चेंज होगा सर। इसका ये बिहेवियर था। लेकिन सर यहाँ पे देखो, आप लोड बढ़ा रहे हो क्या, बताओ ना दोस्त, आप लोड बढ़ा रहे हो? नहीं सर, लोड तो नहीं बढ़ा रहा, लेकिन सर यहाँ तो एंगल तो लगातार चेंज हो रहा है सर। हाँ देखो ना, t=1 सेकेंड पे φ1 है, फिर फोर्स उतना ही है, बाद में φ2 हो गया, φ3 हो गया, तो इसका बिहेवियर अलग है सर। इसीलिए दोस्त हमें एक और फ्लूइड मैकेनिक्स, एक देखो फोर्स लगा, बॉडी पे लगा, बिहेवियर अलग है, तो हमें अलग सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। और इसी सब्जेक्ट को आप क्या बोलते हो, बोलो ना, बोलो बोलो, फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हो, अरे नहीं बोलते हो क्या? इसी सब्जेक्ट को तुम क्या बोलते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आप देखो सब है मैकेनिक्स का ही पार्ट है दोस्त, सब है मैकेनिक्स का पार्ट, देखा सबका, देखो सबका, देखो बिहेवियर, इसका फोर्स लगने पे बिहेवियर अलग है, अलग सब्जेक्ट पढ़ा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इस पे फोर्स लगने के बाद उसका बिहेवियर अलग है, तो आपने अलग सब्जेक्ट पढ़ा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स।
इस पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका बिहेवियर अलग हो जाता है, तो हमें अलग से मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है, जिसका नाम क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स होता है। तो आप देखा मैकेनिक्स का डिफिनेशन में मैंने क्या बताया था आपको कि चेंज इन बिहेवियर ऑफ द बॉडी, बॉडी बाय द एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स लग रहा है, बॉडी का बिहेवियर चेंज होते जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का बिहेवियर हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास मैकेनिक्स आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। चलो मेरे पुराने साथियों जो हमारे साथ पढ़े हो, क्या मुझे फ्लूइड का डिफिनेशन बताओगे, जो अभी ऑलरेडी फ्लूइड कर चुके हो? कैन यू टेल मी द डिफिनेशन ऑफ फ्लूइड, एनीबॉडी? जो हमारा पुराना साथी है जो कर चुके हो, यू हैव टू बी आंसर्ड, एनीबॉडी? तो मुझे बताओगे फ्लूइड का डिफिनेशन, बताओ तब बोलो। अरे यार इतना टाइम लगाओगे? अच्छा ये जो हुआ है ना दोस्त, इसको हम बोलेंगे इतना सा क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया है ना, डिफॉर्मेशन, है ना? तो फ्लूइड को क्या बोलोगे? सर फ्लूइड इज ए सब्सटेंस, यहाँ पे डिफॉर्मेशन रुका हुआ है, लगातार डिफॉर्मेशन हो रहा है दोस्त, बोलो। रुका हुआ है, डिफॉर्मेशन लगातार हो रहा है, तो बोलोगे लगातार डिफॉर्मेशन हो रहा है ना। सो सिंपल बोलते फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच इज गोइंग टू कंटिन्यू डिफॉर्म, क्योंकि लोड लगने पे डिफॉर्मेशन रुका नहीं, लगातार हो रहा है। यहाँ पे लोड लगने पे डिफॉर्मेशन फिक्स है, बट यहाँ पे लोड लगने पे डिफॉर्मेशन लगातार हो रहा है। सो फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच इज गोइंग टू कंटिन्यू डिफॉर्म, लगातार डिफॉर्म हो रहा है, बाय द एक्शन ऑफ विच लोड माय डियर फ्रेंड्स, ये कौन सा लोड है, शेयर लोड, बाय द एक्शन ऑफ शेयर लोड। अच्छा एक बात और बताओ, ये शेयर लोड की मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इस रूम में हवा है या पानी भर दो, तो जब तुमको इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो जो शेयर लोड लगाओगे उसकी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है सर, बहुत कम होगा ना सर, ऑब्वियस सी बात है, पानी है। अब पानी को अगर मुझे डिस्प्लेस कराना है सर, तो कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा? बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा सर, बहुत कम, निग्लिजिबल एफर्ट लगाना पड़ेगा। सो क्या होगा डेफिनेशन फ्लूइड का? सो फ्लूइड इज ए सब्सटेंस व्हिच इज गोइंग टू कंटिन्यू डिफॉर्म बाय द एक्शन ऑफ शेयर लोड, डजंट मैटर हाउ स्मॉल द शेयर लोड। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि शेयर लोड कितना छोटा है, या इसी बात को बोल सकते हो शेयर लोड कैन बी इनफाइनेटली, जब कोई चीज बहुत 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 छोटा होता है ना, तो उसको मैं बोलता हूँ इनफाइनेटली स्मॉल। तो फ्लूइड का डिफिनेशन होगा फ्लूइड इज ए सब्सटेंस व्हिच इज गोइंग टू कंटिन्यू डिफॉर्म बाय द एक्शन ऑफ शेयर लोड, एंड शेयर लोड कैन बी इनफाइनेटली स्मॉल। शेयर लोड इनफाइनेटली स्मॉल हो सकता है, तभी भी हमारा फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा। रूम में भी देखो ना, हवा भरा हुआ है ना दोस्त, तो हम उंगली चला रहे हैं, मतलब फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है, तो कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बहुत निग्लिजिबल। चलो आ जाओ, एक बात और समझो यार, यहाँ पे टॉ जो है सर किसके प्रोपोर्शनल होगा, सोच के देखो। यहाँ पे फाइव मतलब शेयर एंगल, ये क्या कहलाता है बताओ कोई मुझे, शेयर एंगल कहलाता है ना। बट यहाँ पे फाइव, ये एंगल किसके साथ चेंज हो रहा है बताओ यार कोई? तुम बोलोगे सर एंगल जो है ना लोड के साथ चेंज नहीं हो रहा है सर, एंगल जो है ना सर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी फाइव अपॉन डी टी। खुद भी सोचो, जब तुम टॉ ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी एंगल चेंज होगा, सोचो ना, ज्यादा लगाएंगे तो जल्दी जल्दी एंगल चेंज होगा। वही तुम्हारा कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। हालांकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्लो, ठीक है, तब हम इसकी बात करेंगे, अभी मैं छोड़ता हूं। तो अभी मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया माय डियर फ्रेंड्स मैकेनिक्स के बारे में, है ना, मैकेनिक्स क्या होता है और अलग अलग मैकेनिक्स की क्या है। एक चीज आप हमेशा समझ लो माय डियर फ्रेंड्स, क्या समझना है, जब तक हम फ्लूइड मैकेनिक्स, जब तक हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, हमारा बॉडी हमेशा रिजिड रहेगा, हमेशा रिजिड रहेगा। तभी हम पढ़, रिजिड मतलब उसके बीच में फोर्स लगाने के बाद किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा ये बात याद रखोगे, और ये होगा। क्लियर है यहां तक? अब आ जाओ अपने सिलेबस की बात करते हैं दोस्त हम लोग, कि हमारा सिलेबस क्या है और कैसे इसे हमें प्रोसीड करना है। इससे पहले एक क्वेश्चन मैं दूं आपको, बताओ, दूं, पता होगा पुराने बच्चे को, पहले स्ट्रेस आता है कि स्ट्रेन आता है, बताओ तो जरा। हम्म पहले स्ट्रेस आता है कि स्ट्रेन आता है, बता दो जरा, मैं देखता हूँ आप लोग क्या बताओगे, स्पेशली दो स्टूडेंट जो पहले भी पढ़ चुके हो, बताओगे क्यों मुझे? एनीबडी कैन टेल मी और नोट यार? अरे पुराने स्टूडेंट कौन सब हो, एक बार बताओ तो जरा, अभी यहाँ पे पुराने स्टूडेंट कौन सब हो, हमारे पुराने दोस्त जो हो बोलो मी। एक मेरे दोस्त बता रहा है, नदीम बता रहा है कि सर स्ट्रेस आएगा, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? और को क्या लग रहा है दोस्त? कुछ तो लग रहा होगा।
देखो दोस्त, ठीक है, आप लोग गलत जवाब दे रहे हो। कोई स्ट्रेस बता रहा है, कोई स्ट्रेन बता रहा है, बट मेरा क्वेश्चन था कि पहले कौन आएगा। तो आप सब में से मैं एक सिंपल सी एग्जांपल से एक बात बताऊंगा और आप ही आंसर दो मेरे को। जब आप सोम पढ़ोगे ना दोस्त, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब आप पढ़ोगे, समझ रहे हो बात, तब आप पढ़ोगे एक थर्मल स्ट्रेस करके एक चैप्टर होगा आपका, थर्मल स्ट्रेस, है ना। मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ, देखो, जब आप इसको, ये रॉड है सपोज करो, इस रॉड को गर्म करोगे, क्या करोगे दोस्त, बोलो ना, क्या करोगे, गर्म करोगे। ये रॉड है, हमने इसको गर्म किया, तो इसमें एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, एक्सपेंशन होगा सर, होगा। मतलब एक्सपेंशन होगा मतलब स्ट्रेन तो आएगा सर। जब मैं इसको गर्म करूंगा तो ये फैलेगा, फैलेगा तो यहाँ पे स्ट्रेन आएगा। मेरा क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे स्ट्रेस आएगा। तो मेरा दोस्त को मुझे बताओगे, क्या यहाँ पे स्ट्रेस आएगा, बोलोगे नहीं आएगा सर। नहीं आएगा सर यहाँ पे स्ट्रेस, क्यों, क्योंकि एक्सपैंड करने के लिए फ्री है सर। स्ट्रेस क्या था बाबू, स्ट्रेस इज इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स ना। अभी आपने देखा ना, स्ट्रेस इज इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स ना सर। तो अगर जब मैं इसको गर्म कर रहा हूँ ना सर, तो ये एक्सपैंड हो रहा है ना सर, मॉलिक्यूल खुद ही दूर दूर, मैं इसको एनर्जी दे रहा हूँ मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल्स खुद दूर दूर जा रहा है सर। तो यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। तो जो दोस्त मेरा बोलते सर पहले स्ट्रेस आएगा, अच्छा नहीं लगा सुन के मैं, और वो बात सही नहीं है। अब लड़का सोचेगा अच्छा, तो पहले स्ट्रेन आएगा क्या। ऐसा भी जरूरी नहीं है दोस्त, क्यों नहीं। अब मैं अब मैं ये फ्री एक्सपेंशन का केस था जहाँ स्ट्रेस नहीं आता था, अब मैं उसको ऐसे रोक दिया, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, हर तरफ से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, लेट्स अज्यूम हर तरह से। जैसे मैंने एक्स में किया ना, वैसे वाई में भी कर दूंगा और जेड में भी कर दूंगा, इफ एनी पॉसिबिलिटीज इज देयर, थ्री डी बॉडी है तो। अब मैं उसको गर्म कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ दोस्त, गर्म कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे स्ट्रेन आएगा क्या। नहीं आएगा सर, स्ट्रेन नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रेस आएगा। जैसे हम गर्म कर रहे हैं, ये फैलना तो चाहेगा सर, ये एक्सपैंड तो करना चाहेगा ना सर, बिल्कुल चाहेगा। लेकिन क्या ये एक्सपैंड कर पाएगा, नहीं। तो एक्सपैंड करना तो चाहेगा, लेकिन हो नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि एक रेसिस्टेंस फोर्स डेवलप हो जाएगा सर। जैसे ये है ना सर, है ना, इसको हम जब गर्म कर रहे थे आराम से तो एक्सपैंड कर जा रहा था, लेकिन जब मैंने इसको दोनों तरफ से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी कर दिया, अब मैं उसको गर्म कर रहा हूँ सर, तो ये एक्सपैंड करना चाहेगा, लेकिन ड्यू टू दैट रेस्ट्रिक्शन दे कांट, ये ऐसा कर नहीं सकता है। तो अंदर में एक रेसिस्टेंस फोर्स डेवलप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्त। वेरी गुड इवनिंग नमान, आई थिंक यू आर वन ऑफ माई ओल्ड स्टूडेंट, राइट। हाँ, तो बोलोगे यस सर, यहाँ पे स्ट्रेस जमा हो जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स आया ना सर, अंदर में एक रेसिस्टेंस फोर्स आ गया ना सर। हाँ, क्योंकि एक्सपेंड तो करना चाहेगा, लेकिन होने नहीं देगा ना सर, ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन। हाँ, तो यहाँ पे स्ट्रेस तो आ गया, लेकिन स्ट्रेन नहीं आया, तो ऐसा बोलना उचित नहीं होता है दोस्त। अब मैं बोलता हूँ, जब क्लास में होता हूँ, तो मेरे दोस्त हमसे पूछता है ये बात कि सर ये अपवाद हो सकता है सर, ये एक्सेप्शन हो सकता है दोस्त। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। अभी आप बीटेक कर रहे हो, आपको इतना पता है, आगे चल के एमटेक और पीएचडी नाम का भी चीज होता है। आप देखोगे तो बहुत सारी चीज आपको दिखेगा। हुक्स लॉ होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ओनली फॉर द फ्लेक्सिबल बॉडी, नॉट फॉर ऑल द बॉडी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखोगे, कभी कभार आ जाता है यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट, इस तरह की चीजें बच्चे फंसता है। चलो, अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं सर हमारा सिलेबस क्या है, इंज मैकेनिक्स का सिलेबस क्या है। एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट को, समझ रहे हो। आपको हो रहा है तभी भी अच्छी बात, नहीं हो रहा है तभी भी कोई बात नहीं। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ चीजें को पूरा जीरो से स्टार्ट किया जाए, ताकि हो रहा है तब अच्छी बात है, नहीं भी हो रहा है सबको पता चलेगा, तो बहुत हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। अभी आपको पता चल भी जाएगा, बहुत बेसिक से चीजें, थोड़ा सा ना आपको बस पैसेंसली चीजों को देखना है, कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा वो आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत हद तक तो मैं क्लास में ही कर पाऊंगा, और कुछ मैं क्वेश्चन दूंगा वो आपको खुद भी करना है। तो सर क्या क्या हमारा सिलेबस होता है, देखो, पहली बात तो ऐसे समझो, जितना भी मैकेनिक्स है उसको तुम दो भाग में डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो दोस्त। एक होता है स्टैटिक्स, दूसरा होता है हमारा, या तो रुका होगा या नहीं तो मूव करेगा, दो ही चीज हो सकता है ना मैकेनिक्स में। जैसे ये बॉडी है, हम फोर्स लगाएंगे तो दो ही चीज हो सकता है ना, बताओ, या तो ये बॉडी मूव कर जाएगा या नहीं तो रुका रहेगा। हाँ, ये लो बोर्ड पे हमने फोर्स लगाया, है ना, ज्यादा लगाऊंगा तो इधर से इधर हाथ चला जाएगा, इतना भी नहीं लगा रहा, या तो मूव करेगा या रुका रहेगा। तो तुम बोलोगे सर पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा स्टैटिक्स और दूसरा होगा हमारा डायनामिक्स, जहां पे हम बात करेंगे स्टैटिक्स में हम लोग क्या बात करेंगे, है ना। स्टैटिक्स की जो मैं बात करता हूँ,
तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स सिस्टम, फिर मैं क्या बात करूंगा, फिर इसके बाद हम आ जाएंगे, हम बात करेंगे टरस का। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, यहां से आपको क्वेश्चन दिखेगा, ये भी लेमीज थ्योरम यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो हम लोग आएंगे तो हम बात करेंगे सेंट्रॉइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रॉइड, इसी में मैं जोड़ देता हूं एंड एमओआई, इसी में अलग अलग करेंगे, अलग अलग सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर एक होता है वर्चुअल वर्क, वर्चुअल वर्क, ये चार वो चीज होता है जो जिसको हम एक साथ बोलते हैं मैकेनिक्स का स्टैटिक्स पार्ट। क्या बोलते हैं दोस्त, बोलो। स्टैटिक्स में हम ये चार चीज कवर करेंगे, फोर्स सिस्टम, टरस। ये क्वेश्चन सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दोस्त, आपको जो सोम पढ़ोगे तो बहुत हेल्प करेगा, अलग अलग डायग्राम को आपको निकालना पड़ता है, और आपके एग्जाम में जेके एसएससी में डायरेक्ट वो डायग्राम दे देगा, बोलेगा उसका सेंट्रॉइड बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ऐसे करके पूछता है। वर्चुअल वर्क क्वेश्चन कम आता है दोस्त वर्चुअल वर्क से, बट आपको पता होना चाहिए, नाम से वर्चुअल मतलब एक्चुअली में हो नहीं रहा है ना, बोलते हैं ना वर्चुअल को, कब बोलते हैं यार वर्चुअली, मतलब एक्चुअली में नहीं हो रहा है वो, है ना, वर्चुअली प्रेजेंट है। आप बोलोगे कि सर वर्चुअली आपके लिए मैं कैसे प्रेजेंट हूं, मैं वर्चुअली, मैं आपके सामने नहीं हूं, वर्चुअली प्रेजेंट हूं आपके लिए, है ना। तो चलो ये बात याद रखोगी, ये हमारा स्टैटिक्स का पार्ट होता है। अब हम बात करेंगे मोशन में, जब मोशन भी होगा तब दो तरह का मोशन हो सकता है ना सर, एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है डायनामिक्स, मतलब जिसमें हम मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, एक में मोशन हो रहा है बट क्यों हो रहा है हमें नहीं मतलब है। तो अगर मोशन हो रहा है क्यों हो रहा है अगर ये नहीं मतलब है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे दोस्त, यहाँ पे हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन, क्या पढ़ेंगे बोलो, लीनियर मोशन। और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, लीनियर मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन। क्वेश्चन लीनियर मोशन से एक आध मिला तो मिला, प्रोजेक्टाइल मोशन से बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम रीच टू मैक्सिमम हाइट बताओ, है ना, टाइम रीच टू डिसेंड बताओ। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन यहाँ पे आता है, और रटना नहीं है दोस्त, बेसिक्स पे काम करेंगे तो हमारा ये भी हमारा काम हो जाएगा। तो इस दोनों में हम लोग, इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, समझ लो, मतलब जो हमारा है ना इंज मैकेनिक्स का जो काइनेमेटिक्स मोशन हो रहा है। जैसे मैं कभी, आप जब बच्चे रहे होंगे दोस्त याद करो, आपको बोला जाता होगा ए बॉल थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तुम्हें याद होगा दोस्त, याद करो, याद करो, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं पढ़ाऊंगा, नहीं याद है सर, मैं पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं दोस्त, नहीं याद है तो क्या दिक्कत है। बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस अब 2s होता था, या 2g जो भी। तो तुम बोलते थे ना किसी वेलो किसी बॉल को हमने फेंका, अरे बाबा बॉल का मास तो बताओ यार, बॉल को तुमने फेंका ठीक है, लेकिन कितना केजी का बॉल, तुमने ये तो बोला ही नहीं। नहीं दोस्त, जहां भी काइनेमेटिक्स होता है ना, वहां पे मास का कोई मतलब नहीं होता है। क्या बात कर रहे हो सर, कैसे नहीं होता है सर, कुछ भी बोल रहे हो आप, कैसे नहीं होता, जरा बताओ जरा। देखो मेरे दोस्त, आप समझते हो ना मैंने क्या बोला, यहाँ पे मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे, विल टॉक अबाउट द मोशन एमओटी, बट विदाउट नोइंग कॉज ऑफ मोशन, बट विदाउट नोइंग, विदाउट नोइंग कॉज ऑफ मोशन, है ना, बताओ बताओ, कॉज ऑफ मोशन, हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बस इस बात को नहीं देखेंगे कि मोशन हो क्यों रहा है। जैसे दोस्त एक बात बताओ, मैं सिंपली बात बोलूं, जैसे हमारे पास ये कोई बॉडी है दोस्त, ये मोशन में कब आएगा बताइए, आप बताओ सर, जब फोर्स लगेगा ना सर, तभी तो मोशन में आएगा सर, अनबैलेंस फोर्स लगेगा ना सर, तभी तो आएगा, हाँ सर आएगा। सर एक बात बताओ, एफ इक्वल टू क्या होता है सर, एम इंटू ए होता है ना सर, हाँ सर होता है सर, ये तो हम जानते हैं सर, इतना तो हम भी नहीं बच्चे हैं, पता है सर, एफ इक्वल टू एम ए होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ की बात है, मैं भी करूंगा आपके साथ, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो वहां पर हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। कभी का तुमको क्वेश्चन आता है कि लिफ्ट में नीचे जाओगे तो वेट बढ़ेगा कि कमेगा, ऊपर जाओगे तो कितना होगा, या एक्सीलरेशन कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो हम पढ़ेंगे वहां पे। बोलोगे सर हम मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं सर, हम मोशन के बारे में तो पढ़ रहे हैं, बट हम इस बात को नहीं मान रहे हैं कि मोशन हो क्यों रहा है, मतलब सर मैं फोर्स को निग्लेक्ट कर रहा हूं सर। हाँ सर सही बात है सर, फोर्स निग्लेक्ट का मतलब मैं फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहा, मतलब ये जीरो है। हाँ हाँ सर बात तो सही है सर। अच्छा सर जी, अगर इधर जीरो है तो इधर भी जीरो होना पड़ेगा, लेकिन सर जब बॉडी मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन तो होगा, तुम्हें दिया, जैसे मैंने इसको फेंका, हमने इसको छोड़ दिया, लो छोड़ दिया, इसका एक्सीलरेशन कितना है, जी है कि नहीं यार, बोलो बोलो, मैंने इसको छोड़ा, उसका एक्सीलरेशन क्या होता है बताओ, जी 9.81 लेते हैं ना, सेफ्टी के लिए 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सर, इसका मतलब जी तो जीरो नहीं है ना सर, ए तो जीरो नहीं है ना सर, तो जीरो किसको होना पड़ेगा,
मास को भी निग्लेक्ट होना पड़ेगा सर, मास को भी क्या होना पड़ेगा, निग्लेक्ट होना पड़ेगा। इसीलिए दोस्त जब तुम कभी भी काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, कभी भी तुम्हें मास की बात नहीं करोगे, तुम बोले ए बॉल इज थ्रोन, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, सर कितना मास का बॉल नहीं बताएगा, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है सर। तो कभी भी जब तुम ये सब पढ़ोगे दोस्त, तो यहाँ पे मास का कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, सो फ्रिक्शन मोशन में आएगा, हम आगे बात करेंगे या नहीं, अभी आएंगे। समझ में आया क्या दोस्त? तो ये हमारा काइनेमेटिक्स का पार्ट होगा। इसके बाद क्या क्या पढ़ेंगे सर? इसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये मोशन में चल रहे हैं हम लोग, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे मोशन में, आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और क्या पढ़ेंगे सर? यहाँ पे बहुत सारा मेथड होगा दोस्त, वर्क एनर्जी मेथड, और भी मेथड सब होगा, वर्क एनर्जी मेथड। और क्या पढ़ेंगे सर? यहीं पे हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। इफ एनीथिंग इज लेफ्ट, वर्क इफ एनीथिंग इज लेफ्ट यू कैन टेल मी। अगर मैं अभी ये और भी जो भी चीजें होगा छूटा होगा, आई विल कवर ऑल दैट, ठीक है। फ्रिक्शन तभी आता है ना दोस्त जब चीजें मोशन में होगा, समझ रहे हो ना? तो इसलिए हम यहाँ पे इसको कवर, न्यूटन्स लॉ मोशन, वर्क एनर्जी, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है नहीं, क्यों हो रहा है मतलब फोर्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं। फोर्स इधर जीरो है सर, इधर भी तो जीरो होना चाहिए, तो ए तो जीरो होगा नहीं, एमजी भी तो समझते हो। जैसे किसी बॉल को हमने छोड़ दिया, ये लो, तो बॉल नीचे तरह कितना फोर्स लग रहा है, एमजी लग रहा है ना सर, और इसी कारण ये नीचे आ रहा है ना सर। हाँ बात तो सही है सर, बात तो सही है। आगे बहुत तरह का क्वेश्चन होता है दोस्त, तुम लोग को देखा होगा, ऐसे करके होगा कि बाबा ये लो, एक बॉल है यहाँ पे 5 kg का, और एक बॉल ऐसा ही है, एक बार 5 kg का है और एक दूसरा बॉल है यहाँ पे वो 10 kg का है, दोनों को हमने छोड़ दिया, तो बताओ यहाँ पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, दोनों को सेम लगेगा या किसी एक को ज्यादा लगेगा, कम लगेगा? इस टाइप का क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है, जो मैं आपको यहाँ पे बात करूंगा। प्रोजेक्टाइल या न्यूटन्स लॉ सब जब बात करेंगे वहां पे बात करेंगे। लिफ्ट वाला क्वेश्चन होता है कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो फोर्स किसमें ज्यादा फील होगा, कब वेट आपको ज्यादा फील होगा, ये भी हम जब न्यूटन्स लॉ की बात करेंगे तो वहां पे उसी चैप्टर में हम सबको डील कर लेंगे। क्या यहां तक बात क्लियर है दोस्त? टेल मी, क्या यहां तक बात क्लियर है? तो ये था हमारा एक सब्जेक्ट का ओवरऑल, जो हमें कवर क्या क्या करना है। हम्म, यहाँ पे फोर्स सिस्टम में ही हम इसके बाद इसमें एक पढ़ेंगे रिएक्शंस के बारे में। अलग अलग नहीं लिख रहा, जब तुम जाओगे ना इधर न्यूटन्स, तो यहाँ पे तुम्हें एफबीडी भी पढ़ना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम है ना, एफबीडी। तो ये जब करेंगे पढ़ेंगे तभी मैं देख लूंगा। इवन जब फ्रिक्शन भी सॉल्व करोगे, इसके लिए भी तुम्हें फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा फ्रिक्शन का भी। अब आप बताओगे सर, मुझे बताओ मेरे लिए इसमें से कौन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, इसका नाम बता दो। देखो दोस्त, वैसे हम पढ़ेंगे सारे, हम लोग हर चीज को पढ़ने में भरोसा करते हैं और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बच्चे का ये बहुत इंक्वायरी आता है कि सर कौन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, एक बार ये बता दो। सब इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं जोखिम लेके एक दो इंपॉर्टेंट बताता हूँ। देखो फ्रिक्शन से एक क्वेश्चन जब मैं देख रहा हूं तो हर एग्जाम में आ रहा है, हर एग्जाम में फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बीइंग एन सिविल इंजीनियर, ट्रस और सेंट्रॉइड एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ट्रस हम लोग ब्रिज के बगैर काम नहीं कर सकते हैं, हमें ब्रिज बनाना पड़ेगा दोस्त, नहीं बनाना पड़ेगा बताओ? बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बनाना पड़ेगा सर। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर, मतलब इसको भी हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे सर, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फ्रिक्शन से आएगा सर, और कहां से आएगा सर? प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे, देखो हम पढ़ेंगे सारा, फिर से बता रहा हूं, इस पे मत बोलना कि मैं सारा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन देखो एट द एंड ना आपको पता होना चाहिए कि हमें याद क्या रखना है ना। अब इतनी सारी चीजें हो जाएगी, हमारे पास 5 महीना है, समटाइम्स इट्स बिकम क्रिटिकल कि व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड। इससे भी बचने के लिए सारा पढ़ेंगे हम लोग, सारा शॉर्ट नोट्स बनवाएंगे आपसे, बट एक आइडिया दे दू, ये हो गया। फोर्थ सिस्टम में एक पढ़ाऊंगा दोस्त लेमीज थ्योरम, मैं आज ही पढ़ाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन वहीं से आता है, लेमीज थ्योरम से 90% क्वेश्चन, अगर अगर फोर्थ सिस्टम से आता है तो लेमीज थ्योरम से क्वेश्चन आएगा, आपका काम हो जाएगा। वर्चुअल वर्क नहीं, मतलब नहीं के बराबर एक आध क्वेश्चन आता है, मैं बता दूंगा क्या होता है, बट नहीं के बराबर यहाँ से क्वेश्चन आता है। रिएक्शन, अच्छा सुनो, ये वाला चैप्टर
क्वेश्चन कम आएगा। कई बार तुम्हें डायग्राम दे देता है, याद है, इस टाइप का डायग्राम दे देगा, ऐसे करके डायग्राम दे देगा, समझ रहे हो बात, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे यूडीएल ये लगा देगा, पॉइंट लोड लगा देगा, और कुछ डिस्टेंस दे देगा, कुछ भी डिस्टेंस अगर दे देगा L1 L2 L3, तब बोलेगा रिएक्शन बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन इवन आपको सोम में भी हेल्पफुल होता है, सेल्फ फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने में, और ये इसका जो रिएक्शन निकालने के लिए बोलेगा, ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कभी कर सोम में कंसीडर कर लेते हैं, बट है ये मैकेनिक्स का, तो बट इसको मैं कराऊंगा, 1-2 घंटा लेके हो जाएगा। तो ये हमारे लिए इंपोर्टेंट है चैप्टर दोस्त, 4-5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। लीनियर मोशन बहुत आसान होता है, अभी देखोगे जब पढ़ोगे, V इक्वल टू यू प्लस एटी अगर इस सब पे बेस्ड होता है। सेंट्रॉइड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वर्चुअल वर्क, फोर्स सिस्टम में बताया दिया, ट्रस्ट बता ही दिया। तो ओवरऑल ये चीज है जो आपको क्या करना है दोस्त, याद रखना है अपने पढ़ाई करने के दौरान कि हमें कैसे कैसे चलना है। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्त, फोर्स सिस्टम से हम कहानी, देखो हम धीरे धीरे, हम मोशन से रेस्ट में नहीं आएंगे दोस्त, हम लोग ना धीरे धीरे एक्सेलरेट होंगे। देखो पहले स्टैटिक्स पढ़ेंगे, फिर हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर हम डायनामिक्स पढ़ेंगे, मतलब लास्ट में फुल एक्सेलरेट हो जाए। एक्सेलरेट मतलब फास्ट में नहीं पढ़ाएंगे यार, ऐसे मत को रिलेट करना कि लास्ट में मास्टर फास्ट में पढ़ाएगा, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, पढ़ेंगे हम आराम आराम से ही। बट मैं बता रहा हूँ पहले स्टैटिक्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग मोशन की बात करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज स्टैटिक्स से ही मोशन होगा। चलो ठीक है दोस्त, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी में स्टार्ट करेंगे फोर्स सिस्टम से, ठीक है? सर मशीन सिंपल। हाँ बताओ दोस्त, कुछ बता रहे हैं क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन बोल रहे हो, नाम नहीं आ रहा है? नमन सर। अरे नमन, तुम तो मेरा ओरिजिनल स्टूडेंट हो। और बताओ, और सब कहाँ है आज? आज बढ़िया मैं, सर। अच्छा, सर मैं सिलेबस में इसमें सर मशीन भी होगा मेरे इस सिलेबस में। सिंपल मशीन्स। कौन चीज सिंपल? मशीन। विल चेक इट, अगर मैं देख लूंगा, ऐसे मैं देखा था अभी स्टार्ट करने सिंपल से पहले, मशीन तो जी। कर लेंगे, चिंता की बात नहीं है, ठीक है? अगर वो होगा उसको भी करेंगे, ठीक है? जी और सर। कुछ छूटा क्या? नहीं सर, फोर्सेस में जो जे कैसे प्रीवियस ईयर पेपर थे उसमें कोप्लानर फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस टाइप पे अरे क्वेश्चन आए बाबा, ये थे। यहाँ पढ़ेंगे ना, जी 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 सर। कोप्लेनर कंकरेंट, ये सब यहाँ पढ़ेंगे हम, जी जी सर। ठीक है? आज ही पढ़ोगे, कोप्लेनर कंकरेंट सब आज ही पढ़ोगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। क्लियर है डाउट? और कोई डाउट पूछो, चले स्टार्ट करें नमन? जी सर, जी सर। चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं ना दूसरे स्टूडियो में ले रहा हूँ, कल से मैं दूसरा स्टूडियो लूंगा। इस स्टूडियो में ना नाम नहीं दिख रहा है किसी का भी, कौन बात कर रहे हो, इसलिए। चलो हम बात करते हैं सर, आज हम बात करेंगे फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम, है ना? देखो ना, जब मैं सिस्टम लेता हूँ ना, मुझे हंसी आने लगता है। बोलो क्यों सर, आपको हंसी क्यों आता है? आज से तुम्हें भी हंसी आएगा। जब मैं फोर्स सिस्टम पढ़ाता हूँ ना, एक तुम देखा होगा ना, यूट्यूब पे एक वीडियो आता है यार, कॉमेडी वाला, बोलता हमें सिस्टम से प्रॉब्लम है। अरे कौन सा वीडियो है वो? जब भी मैं पढ़ाने आता हूँ फोर्स सिस्टम, मुझे खुद ही हंसी आने लगता है, हमें सिस्टम से प्रॉब्लम है ना? सिस्टम चेंज करना है। अब समझो, कोई बात नहीं, सिस्टम का क्या मतलब होता है यार? जब बहुत ज्यादा चीजें हो, सिस्टम कब बोलते हो कि भाई सिस्टम खराब है? मतलब जब बहुत सारी एलिमेंट की बात हो रहा हो तो हम सिस्टम बोलते हैं। मतलब सर वैसा केस जहां पे बहुत ज्यादा फोर्स लगता हो सर, मतलब एक से ज्यादा फोर्स, अगर एक फोर्स होता तो सिंपल मैं फोर्स एनालिसिस बोलता। मैं क्या बोल रहा हूँ, फोर्स सिस्टम, मतलब सर एक हमारा बॉडी है, इस पे एक वो फोर्स नहीं लग रहा है सर, एगो से एगो फोर्स ऐसा लग रहा है, कोई फोर्स ऐसा लग रहा है, कुछ भी सर, F1 F2, कुछ भी सर, ऐसा ऐसा लग रहा है सर, मतलब अलग अलग फोर्स लग रहा होगा सर किसी भी बॉडी पे, तब मैं उसको फोर्स सिस्टम बोलता हूँ। एक से ज्यादा फोर्स लगता है जब किसी बॉडी पे, तब मैं उसको क्या बोलता हूँ दोस्त, दिस इज नॉन एज व्हाट, फोर्स सिस्टम। अब आ जाओ सर, ये फोर्स सिस्टम होता कितना तरह का होता है, सारे चीज हम लोग बात करेंगे दोस्त यहाँ पे, ठीक है? Just write down one point. When several force acting over a body, when a several force, when, अच्छा, जैसे तुम्हारा मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स का नोट शेयर किया था दोस्त, उसी तरह का इसका भी नोट्स मैं शेयर कर दूंगा। बट ना, ये जो ऑफलाइन स्टूडेंट में जिसका नोट्स है ना यार, उसके हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है, तो देख लो, खुद भी बना लो, बाद में मैं शेयर भी कर दूंगा एट द एंड। बट बेटर, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा ही बोलता हूँ यार, इट्स गुड टू मेक योर ऑन नोट्स, अच्छा होता है थोड़ा। लेकिन ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, जॉब में हो,
तो फिर शेयर कर देंगे। बट अगर आप कर सकते हो ना दोस्त, तो करो, खुद का नोट्स बनाओ। ये कन्वेंशनल अप्रोच बेटर है, लिखोगे समझोगे तो ज्यादा अच्छा होता है। तो बनाओ खुद, बाद में कि मैं शेयर भी कर दूंगा। लेकिन जो शेयर करता हूँ मेरा नोट्स नहीं होता, मतलब पढ़ाता तो मैं ही हूँ, बस क्लासरूम का नोट्स होता है। तो किसी का हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है या कोई एक क्लास मिस कर दिया, तो उसमें थोड़ा बहुत कंटेंट वंटेंट इधर उधर हो जाता है। इसके लिए मैं पहले ही बढ़ा देता हूं। चलो कब बोलेंगे? when several force acting over a body, acting over a body, then it is said to have force system. Then it is said to have, then it is said to have what, my dear friends? Force system. Then it is said to have force system. एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक हमारे पास ये बॉडी है दोस्त, है ना, स्टेप ऐसे लगा दिया, F1 हो गया, ये F2 हो गया, कुछ भी, ये F3 हो गया, ऐसे रैंडमली कोई ऐसे फोर्स लग रहा है, F4 हो गया। इस टाइप का जो होता है ना, इसको मैं बोलता हूँ फोर्स सिस्टम, जब भी ज्यादा फोर्स लगता है ना। फोर्स क्या होता है दोस्त? एनीबॉडी, फोर्स क्या होता है ये भी बताना है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू मीन बाय फोर्स, तो क्या बोलोगे फोर्स के बारे में? फोर्स जब किसी बॉडी पे लगता है तो क्या करता है? उसका शेप चेंज करता है, साइज चेंज करने का कोशिश करता है नहीं तो कोशिश करता है। तो ये अब हम बात करेंगे, सर ये हमारा जो फोर्स सिस्टम होता है, कितना तरह का फोर्स सिस्टम की हम बात करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बात करता हूं फोर्स सिस्टम कितना तरह का होता है। फोर्स सिस्टम, सिस्टम सही होना चाहिए। सबसे पहला होता है, दिस इज नोन एज कोलिनियर, कोलिनियर ऐसे होगा, कोलिनियर। एफएस, एफएस याद रखना, फोर्स सिस्टम। कोलिनियर, एक होता है कोप्लेनर, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, और एक होता है नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो हमारे पास होगा कोलिनियर, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। अब सबसे पहला बात आता है कोलिनियर। सर नाम से लग रहा है ना, को मतलब सेम, नहीं बोलते हो, कोऑपरेट करो, है ना, कोऑपरेट करो मतलब सहायता करो, उसके हेल्प करो। तो कोलिनियर वैसा फोर्स सिस्टम जिसमें सारा का सारा फोर्स एक ही लाइन में लग रहा हो। सर कैसा सर? जैसे हमारे पास ये एक बॉडी है दोस्त, है ना, एक फोर्स यहां पे लग रहा है F1, है ना, दूसरा फोर्स यहां पे लग रहा है F2, तीसरा फोर्स यहां पे लग रहा है F3। मुझे बताओ तीनों को तीनों फोर्स एक ही लाइन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ सर, जब सारा का सारा फोर्स एक ही लाइन में लगता है तब मैं उसको बोलता हूं कोलिनियर फोर्स सिस्टम। when all the force acting along the same line, then it is called collinear force system। पहली बात। अब सर कोप्लेनर का क्या मतलब है? कोप्लेनर मतलब अब प्लेन की बात हो रहा है सर, और सेम प्लेन। प्लेन कैसे होता है सर? अरे बाबा प्लेन कैसे होता है नहीं जानते हो? सर ऐसा है ना सर, देखो सर, ये वाई होता है, ये एक्स होता है। तो अगर सारा फोर्स इसी प्लेन में लग रहा है सर, फोर्स तो बहुत सारा लग रहा है सर, लेकिन सारा का सारा एक्स वाई प्लेन में लग रहा है सर, इस टाइप का जो फोर्स सिस्टम होगा वो कहलाएगा कोप्लेनर। क्या कहलाएगा दोस्त? कोप्लेनर। जैसे ये बॉडी है हमारे पास, देखते हो हमारा, अब मैं एक फोर्स ऐसे लगा दिया, लो एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऊपर, एक फोर्स किसी एंगल पे, लेकिन सारा का सारा फोर्स इसी प्लेन में है ना सर। दिस इज कॉल्ड कोप्लेनर। सर नॉन कोप्लेनर, नॉन को मतलब सेम प्लेनर, वैसा जो अलग 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 प्लेन कैसा होगा सर? जैसे देखो मैं बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं, किस पे लगा रहा हूं? बोर्ड पे। कैसा? ये बोर्ड है, बोर्ड बोर्ड बोर्ड, लो एक मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया बोर्ड के ऊपर, एक फोर्स हमने ऐसे लगा दिया बोर्ड के ऊपर, ये हो गया Fx, ये हो गया Fy। हाँ सर, दो डायरेक्शन में हो गया सर, दो प्लेन। अब देखो तीसरा फोर्स मैं लगा रहा हूं बोर्ड पे, लो तीसरा फोर्स यूं, ये लो फोड़ दो बोर्ड को, लो लो लगा दिया। अब देखो कितना फोर्स हो गया बाबू? तीन। लेकिन सर क्या तीनों प्लेन सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है सर, अलग अलग है। तीन प्लेन हो गया ना सर, एक फोर्स ऐसे खींच रहा हूं तो ये चला गया जेड प्लेन में सर, देखो ना, ये तो हो गया एक्स में, ये वाई में, और ये जेड में। तो ये अलग अलग प्लेन में लग रहा है सर फोर्स। वैसा जैसे मैं देखो, अरे बाबा
यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन हो गया ना, बोर्ड एक्स वाई प्लेन है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, मैं दिखाता हूं आपको, एक फोर्स मान ली है ना रे बाबा, ये एक्स वाई प्लेन है ना जी, वाई है एक्स है ना, लो एगो फोर्स इधर लग रहा है F1 है ना, एगो फोर्स इधर लग रहा है F2, ये अभी एक्स वाई प्लेन में ही है, ये एक्स वाई प्लेन में है, अभी तक ये कोप्लेनर, अभी तक ये नॉन कोप्लेनर नहीं है, अभी तक ये कोप्लेनर है। अब मेरा नमन आया, नमन, और नमन क्या किया, इसको खींचने लगा, खींचो पल्लव, यहाँ यहाँ लगा के खींचो, ओहो सर ये एक्स वाई प्लेन से बाहर आ गया सर, ये देखो ना ये स्पेस में आ गया सर। तो इस टाइप का जो फोर्स सिस्टम होगा ना सर, इसको मैं बोलता हूं क्या, अरे बोलो क्या, दिस इज कॉल्ड नॉन कोप्लेनर। सर दिखाने का तरीका कैसे होगा सर, बोर्ड पे ऐसे कैसे खींचेंगे, देखो दोस्त, कभी तुम ट्रेन देखे हो, हाँ सर देखे हैं सर, ट्रेन के पिछला वाला चक्का देखे हो, अरे चक्का नहीं यार, ट्रेन का जो पिछला वाला बोगी होता है, अगर तुमने कभी गौर किया होगा, ये हो, तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा रहता है, क्रॉस का मतलब ट्रेन तुम्हारे तरफ आ रही है, तुम्हारे से दूर जा रहा है, जब इस टाइप का क्रॉस लगा हुआ है, मुझे बताओ, तुमने ट्रेन देखा होगा ना, ट्रेन जब तुमसे दूर जा रहा है, तुम्हारे तरफ आ रहा है, ये पीछे से क्रॉस दिखता है, मतलब तुमसे दूर जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके बना दिया, ऐसे करके और ऐसे करके मार दिया, इसका मतलब फोर्स जो है ऐसे लग रहा है, बोर्ड के ऐसे ऐसे लग रहा है, ऐसे 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 बोर्ड के परपेंडिकुलर लग रहा है, और ऐसे लग रहा है इधर के तरफ लग रहा है, इधर यूं लग रहा है। अच्छा, और मान लो अगर पॉइंट होता सर, कभी ऐसा हो जाता है, जैसे मान लो ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, और हमने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट का मतलब होता है अबे, यहां से मतलब ये अपने तरफ, अगर कटा मतलब आपसे दूर जा रहा है, और यहाँ पे पॉइंट है मतलब ये फोर्स आपके तरफ आ रहा है, कभी ऐसा हो मतलब ये आप खींच रहे हो, इसको क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, दबा रहे हो, है ना, तो ये बात याद रखोगे, तो ये कहलाता है हमारा नॉन कोप्लेनर फोर्स। अब आ जाओ सर, इसको भी हम अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं ना सर, हाँ इसको भी हम अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं, सारी चीजें को आपको समझ में आ गया होगा। जब सारा फोर्स एक ही लाइन में लगता है तो कहलाता है कोलिनियर, अगर सारा फोर्स एक ही प्लेन में लगता है तो कहलाता है कोप्लेनर, और अगर सारा फोर्स अलग अलग प्लेन में लग रहा है तब ये कहलाता है नॉन कोप्लेनर। ओके सर, कोप्लेनर को हम फर्दर कुछ भाग में डिवाइड कर सकते हैं, कोप्लेनर फोर्स को हम फर्दर कुछ भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ये क्या होता है सर, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा इस चीज को भी समझो। एक जो हम लोग बोलते हैं दोस्त, दिस इज नोन एज पैरेलल और एंटी पैरेलल कोप्लेनर, पैरेलल, पैरेलल और यू कैन से एंटी पैरेलल। पैरेलल का क्या मतलब है, मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, तो दो फोर्स ऐसे लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है, तो इसको बोलेंगे एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, पैरेलली लग रहा है। एक होता है कंकरेंट, क्या होता है दोस्त, कंकरेंट कोप्लेनर, मैं नहीं लिख रहा, कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, समझ जाओ, कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कंकरेंट का क्या मतलब होता है, देखो जैसे हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है ना, सारा फोर्स, सुनो, को कंकरेंट का मतलब है सारा फोर्स एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होता हो, या सारा फोर्स एक पॉइंट पे आके मिलता हो, दैट इज कॉल्ड कंकरेंट। अब कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में, अब देखो ये यूं, ये बहुत सारा फोर्स जा रहा है तो फोर्स सिस्टम होगा, लेकिन सारा का सारा फोर्स क्या हो रहा है सर, कुछ आ भी रहा है कोई बात नहीं, सारा का सारा फोर्स यहाँ पे मिल रहा है ना सर, तो ये कहलाएगा कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, सारा का सारा एक्स वाई प्लेन में ही लग रहा है सर। ओके सर, एक होता है नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, नॉन नॉन कंकरेंट कॉप्लेनर फोर्स सिस्टम, मतलब प्लेन तो एक ही है सर, लेकिन फोर्स कुछ ऐसा है सर, देखो एक फोर्स यहां से जा रहा है, समझ रहे हो, एक फोर्स इधर से यहां जा रहा है, कोई फोर्स यहां पे लग रहा है, सब एक पॉइंट पे नहीं मिलेगा, कोई कोई फोर्स यहां पे लग रहा है, तो है ये भी, बट ये नॉन कंकरेंट कोप्लेनर, प्लेन एक ही है लेकिन सब एक जगह नहीं मिल रहा है, तो ये कहलाता है नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। जानते हो दोस्त, इसी के लिए हम लोग लेमीज थ्योरम यूज करते हैं, क्वेश्चन ये भी आता है, इसी को पढ़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेमीज थ्योरम।
LAMIES, लेमीज थ्योरम, मैं आगे पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन आता है कि लेमीज थ्योरम कब यूज करेंगे, हम बोलेंगे जब फोर्स हमारा कनकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होगा। जब नॉन कनकरेंट होगा तब यहां पे हम करेंगे, यूज करेंगे सिंपली फोर्स रिजोल्यूशन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय डूइंग फोर्स फोर्स रिजोल्यूशन। समझ रहे हो ना, रिजोल्यूशन का मतलब क्या, एफ एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स एफ वाई एफ जेड निकालो, फिर हम करेंगे, ये कहलाता है हमारा फोर्स रिजोल्यूशन। तो इसको मैं फोर्स, समझते हो ना फोर्स रिजोल्यूशन दोस्त, नहीं समझ रहे हो कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। अरे बाबा ऐसे नहीं होता है, देखो इधर फोर्स एफ लग रहा है, हाँ तो ये एंगल थीटा है, इधर लिखते हो ना एफ कॉस थीटा, इधर लिखते हो ना एफ साइन थीटा। हाँ सर लिखते हैं सर, हो गया बाबा, यही कहलाता है फोर्स रिजोल्यूशन। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे हम इसकी भी बात करेंगे, सब बात करेंगे यार, कोई चिंता की बात नहीं। आ जाओ, अब हम बात करते हैं नॉन कोप्लेनर की। सर किसकी बात करते हैं, नॉन कोप्लेनर। इसमें भी फोर्स पैरेलल हो सकता है, हाँ हो सकता है ना, हो सकता है ना पैरेलल। इसमें भी फोर्स हमारा पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा, पैरेलल नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, आप समझ जाना, है ना, पैरेलल नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। दूसरा होगा कनकरेंट, यहां भी होगा कनकरेंट, कनकरेंट कनकरेंट नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। सर ये कनकरेंट कैसे होगा सर, कैसे नहीं होगा बाबू, कैसे नहीं होगा कनकरेंट। जैसे यही बोर्ड है, कभी कभी लड़का बोलता है सर 3D में कैसे होगा, इसमें कैसे कनकरेंट होगा, सोचो ना, ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है ना दोस्त, हाँ सर है ना सर, तो एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है ना, अच्छा, और तीसरा फोर्स कैसे लग रहा है, यहीं से निकल रहा है, लो तीसरा फोर्स हमारे पास ऐसा लग रहा है, तीसरा फोर्स हमारे पास कुछ ऐसा लग रहा है। ओके सर, गोट इट सर। तो देखो तीनों फोर्स हैं, तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, लेकिन प्लेन अलग अलग है ना सर, ये दिखाने का तरीका समझ में आ गया ना, प्लेन अलग अलग है सर, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम या कनकरेंट नॉन। अच्छा एक बात, ये ऑर्डर नहीं है कि नॉन कोप्लेनर कनकरेंट बोलो, कनकरेंट नॉन कोप्लेनर बोलो, दोनों बात एक ही है, यहाँ पे ऑर्डर का ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता है, सो डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट। अच्छा ठीक है सर, आगे बताओ। मान लो कभी ऐसा हो गया कहानी, मेरे प्यारे देशवासियों, कहानी कुछ ऐसा हो गया, ये तुम्हारा वाई है, ये तुम्हारा एक्स है, एक फोर्स यूं लग रहा है, एक फोर्स यूं लग रहा है, और एक फोर्स यूं लग रहा है। अरे बोलो, ये नॉन कॉप्लेनर है कि नहीं है, अरे नॉन कॉप्लेनर है कि नहीं है, नॉन कोप्लेनर है, हाँ सर ये नॉन कोप्लेनर है, लेकिन मैं पूछूंगा ये नॉन कोप्लेनर कैसा, कनकरेंट कि नॉन कनकरेंट, नॉन कनकरेंट, क्योंकि सर दो फोर्स तो चलो एक पॉइंट पे लग रहा है, लेकिन ये वाला फोर्स इससे अलग लग रहा है सर, इससे क्या लग रहा है हमारा, अलग लग रहा है, तब ये क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड इज व्हाट, नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम। में इसको कैसे होता है यार, मैं भूल गया, इसको अगर मुझे छोटू करना है तो कैसे करेंगे, कहाँ हो रहा है, हाउ टू छोटू, हाउ टू, चलो छोटू तो होता था कहीं से, चलो कोई बात नहीं, इसमें तीसरा आप लिख लोगे, कोई बात नहीं, चलो इसमें जो नेक्स्ट केस होगा यहाँ पे लिख लोगे, नॉन कोप्लेनर नॉन कन, ये इसी में लिखना दोस्त, हमारे पास अब चूंकि जगह नहीं है ना, मैं इसको मिटा दूं, चलो इसको मिटा देता हूं। तो नेक्स्ट जो हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड इज व्हाट, नॉन कनकरेंट नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, नॉन नॉन कनकरेंट नॉन कोप्लेनर, अब लिख शॉर्ट में, तो नॉन कनकरेंट नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। इसका डायग्राम बनाने के लिए आप चाहो तो इस टाइप का डायग्राम बना लेना, अभी मैं इससे एग्जांपल भी दूंगा, कुछ इस टाइप से समझ रहे हो, बना लेना, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, और कोई तीसरा फोर्स मान लो यहाँ पे लग गया, एक ही पॉइंट पे नहीं लग रहा है, तब ये क्या कहलाएगा, नॉन कनकरेंट नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। चलो इतना फटाफट करो, ठीक है, इतना कंप्लीट करो, देन आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डू 1 मिनट, आई एम कमिंग जस्ट 1 मिनट।
ठीक है दोस्त, यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है? चलो, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले पैरेलल में कोई दिक्कत नहीं दोस्त, पैरेलल तो आप समझ रहे हो, दो फोर्स होगा, आराम से हम इसको इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं। हम जो बात करेंगे लेमिस थ्योरम से बात करने वाले हैं, ठीक है, उससे आगे की कहानी हम बात करेंगे। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पे, ये भी ना, ये भी फोर्स रिजोल्यूशन से सॉल्व होता है। ये भी कैसे होता है, फोर्स को क्या करोगे, रिजोल्यूशन। फोर्स रिजोल्यूशन मतलब वही कंपोनेंट ब्रेक करना, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, इतनी बात याद रखोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्त। अच्छा सुनो, इसको पढ़ना बहुत आसान है। यहाँ पे बॉडी करने के लिए समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो करो, है ना। कितना फोर्स लग रहा है, आप बोलोगे सर बॉडी अगर रेस्ट में है, F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, तभी बॉडी रेस्ट में रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो तीनों फोर्स मिला के जीरो होना चाहिए। ठीक है, पैरेलल भी यहाँ पे भी हम यही करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज की कहानी इसके साथ, लिमिट थ्योरम, मतलब इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे कहानी। ठीक है, अभी अभी करते, यहां तक किसी को कोई डाउट है दोस्त तो मुझे बता दो। एनीवन हैव एनी डाउट टिल नाउ? एनीवन हैव एनी डाउट? नो ना? लेमिस थ्योरम की बात करते हैं। लेमिस थ्योरम क्या होता है यार, ये लेमिस थ्योरम? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? व्हाट डू मीन बाय लेमिस थ्योरम? बताओगे मुझे कोई, क्या होता है लेमिस? सिंपल देखो, सबसे पहली बात उसके बारे में कुछ एजम्पशन याद रखोगे कि इसको हम लगाएंगे कब। देखो, ये हमेशा यूज होता है जब क्या होता है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम होगा। पहला, कंकरेंट कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होना चाहिए। दूसरी बात, देयर मस्ट बी ओनली थ्री फोर्सेज, इससे ज्यादा भी हो या उससे कम भी हो तभी भी आप नहीं लगा सकते हो। पहली बात, ये कंकरेंट होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए। दूसरी बात, आप इसको तब यूज कर सकते हो, यहाँ पे फोर्स कितना होना चाहिए, तीन ही होना चाहिए। तीसरा, ये आपको बुक में नहीं दिखेगा दोस्त, ये मैं आपको नोट करके लिखवा देता हूँ, ये तुम्हें बुक में नहीं दिखेगा, ये मैं एक्सपीरियंस से क्यों। आप देखो, तीन फोर्स सिस्टम में है ना, जैसे मान लो एक ये है, एक ये है, ठीक है, और सपोज करो एक ये है ना। ये मान लो कुछ F1, ये F2, ये F3। ये एंगल को कुछ मैं अल्फा नाम देता हूँ, इसका बीटा नाम दे देता हूँ, इसका गामा नाम दे देता हूँ। क्या मैं अभी लेमिस थ्योरम लगा सकता हूँ क्या, बोलो? यहाँ पे तीन फोर्स सिस्टम है, कोप्लेनर भी है, एक ही प्लेन में लग रहा है, लेकिन क्या मैं यहाँ लेमिस थ्योरम लगा सकता? नहीं दोस्त, अभी मैं लेमिस थ्योरम नहीं लगा सकता। क्यों सर? अभी तो आपने बोला। मेरे दोस्त, एक बहुत बड़ी बात जो बच्चे गलती करता है एग्जाम में, वो क्या करता है, नहीं यहीं पे लेमिस थ्योरम लगा देता है। नहीं, हमेशा आप क्या करोगे, फोर्स को ना पॉइंट से दूर दिखाओगे। क्या मतलब सर? यहाँ पे देखो, इस पॉइंट से F1 दूर दिख रहा है, हाँ ठीक है। F2 F3 दूर दिख रहा है, दूर जाते हुए, हाँ, लेकिन सर F2 तो उसके तरफ आ रहा है ना सर। आओ, मतलब अभी हम लगाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। फोर्स हमेशा दूर जाना चाहिए, मतलब इसको मैं ऐसे करके भगा देता तब हमारा काम चल जाता सर। अगर मैं अभी लगा दूंगा कि हमारा ब्लंडर होगा, और यहाँ पे लिमिट लगाना पसंद नहीं करेंगे सर। तो कहाँ लगाएंगे सर? तो हम यहाँ लगाएंगे सर। ये F1 दूर जा रहा है, ये F2 दूर जा रहा है, ये कुछ मान लो F3, हाँ सर यहाँ पे दूर जा रहा है तीनों। ये बात ध्यान रखना दोस्त, इस पॉइंट से ये तीनों फोर्स क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। अगर तीनों फोर्स पॉइंट से दूर जा रहा है, इन दैट केस यू कैन यूज द लिमिट थ्योरम, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते हो। तो बोलोगे सर ये एंगल मान लो कुछ भी अल्फा, ये मान लो कुछ भी बीटा, और ये मान लो कुछ भी गामा। जस्ट यूज द साइन रूल, साइन रूल लगाओगे तो आप बता दोगे सर F1 अपॉन साइन अपोजिट, अपोजिट का F1 के सामने वाला साइन गामा इक्वल टू F2 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F3 अपॉन अपोजिट एंगल साइन बीटा। ठीक है। आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत आना चाहिए दोस्त, हल्का फुल्का आपको
बहुत ज्यादा ट्रिगोमेट्रिक रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहां से हम लेमीज थ्योरम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे, एफ अपोजिट एंगल का साइन, जो भी होगा उसका अपोजिट एंगल का साइन ले लो, और ये तो याद रखना फोर्स, इसको लगाने के लिए फोर्स मस्ट गोज अवे फ्रॉम द पॉइंट, गोज, ये याद रखोगे, ये बुक में नहीं मिलेगा दोस्त, लेकिन जब बच्चा क्वेश्चन करता है तो गलती कर लेता है, तो एक्सपीरियंस से ये बात आप देख लोगे, पोस्ट मस्ट गोज अवे फ्रॉम पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट, पॉइंट से क्या होना चाहिए, दूर जाना चाहिए। नॉन लीनियर, अरे हो ही गया, नॉन लीनियर नहीं कोलिनियर नहीं होना चाहिए, बोले कोलिनियर होगा तो फिर इसको यूज ही नहीं करेंगे ना। ठीक है नजीम, नजीम दोस्त, आज के लिए आप लोग इतना डाइजेस्ट करो। ठीक है, जब कल मिलेंगे तो हम इससे आगे की बात करेंगे, और कल हम लेमीज का क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, लेमीज का और देखेंगे कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चन हम वहां पे लगाएंगे। अब मेरे को बताओ, एनी वन हैव एनी डाउट टिल नाउ, एनी वन हैव एनी डाउट, एनी वन हैव एनी डाउट माय डियर फ्रेंड्स, देन यस यू आर वेलकम, अदरवाइज नो इशू। अच्छा मुझे बताओ, इसमें से कौन है जिसका अभी आज पहला क्लास था, एक बार मी लिख देना, एनी वन इज देयर हु इज फर्स्ट क्लास ऑफ मैकेनिक्स का ही नहीं, मतलब पहला क्लास मेरा हो। नजीम, ओके, मोस्टली